नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ कि आखिर कौन होंगी राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष। दरअसल महिला कांग्रेस अध्यक्ष के दौड़ में 3 नाम शामिल है। ये 3 नाम कौन कौन से हैं ये हम आपको बता रहे हैं। इनमें राजस्थान से रेहाना रियाज का नाम आगे है, दिल्ली से रागिनी नायक और नीता डिसूजा भी रेस में है। इस दौरान रागिनी नायक का नाम 2 लोगों ने आगे किया। इनमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और मुकुल वासनिक ने इस नाम को आगे बढ़ाया, यानी कि रागिनी नायक के नाम को जिन 2 नेताओं ने आगे बढ़ाया वो आनंद शर्मा और मुकुल वासनिक। हालांकि अभी कार्यवाहक अध्यक्ष का जिम्मा जो संभाल रही हैं वो डिसूजा है। सुष्मिता देव के पद छोड़ने के बाद से ऑल इंडिया महिला कांग्रेस अध्यक्ष का पद खाली है। अब महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर आलाकमान के फैसले का इंतजार, लेकिन इसमें जो 3 नाम सामने आ रहे हैं वो 3 नाम कौन कौन से हैं ये हम आपको बता रहे हैं। इनमें राजस्थान से रेहाना रियाज का नाम भी शामिल है। इसके अलावा दिल्ली से रागिनी नायक और नीता डिसूजा का नाम शामिल है। नीता डिसूजा की दावेदारी इसलिए मजबूत क्योंकि वो कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। रागिनी नायक की दावेदारी इसलिए मजबूत क्योंकि वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा और मुकुल वासनिक का उनको समर्थन हासिल है, उन्होंने नाम को आगे बढ़ाया है। सुष्मिता देव के पद छोड़ने के बाद ऑल इंडिया महिला कांग्रेस अध्यक्ष का पद खाली हुआ था और महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर आलाकमान के फैसले का इंतजार है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त 9 नए न्यायाधीशों में 3 महिलाएं हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जो नाम है वो नाम हम आपको बता रहे हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस हिमा कोहली की नियुक्ति की गई है। महिला न्यायाधीश के रूप में 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। वहीं जस्टिस सिटी रवि कुमार, जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस विक्रमनाथ के अलावा जस्टिस ASO का जस्टिस JK महेश्वरी की नियुक्ति की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल PS नरसिम्हा की भी नियुक्ति की गई है। आपको बता दें कि 31 अगस्त को नए न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। जस्टिस नागरत्ना सितंबर 2027 में बन सकती हैं भारत की पहली महिला CJ यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अब रुक करते हैं वरिष्ठ संवाददाता नरेश शर्मा की रिपोर्ट का। PhD चीफ इंजीनियर CM चौहान की नौकरी पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। झूठी जानकारी देकर अनुकंपा नियुक्ति लेने का यह आरोप लगा है। कांग्रेस नेता पंकज काकू की शिकायत के बाद जांच की गई है। आपको बता दें कि PWD में रहते हुए PhD में अनुकंपा नौकरी चौहान ने ली और जांच में पहली नजर में दोषी पाए गए हैं CM चौहान। DOP की नोटिंग के बाद CMO से भी हरी झंडी मिल गई है और अब चौहान को चार्जशीट देने की तैयारी की जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, चार्जशीट के बाद विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है और सच्चाई यह भी कि नौकरी से हटाने का प्रावधान भी इस मामले के अंदर है, यानी कि उनको नौकरी से भी हटाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि चौहान के साथ सिर्फ यही विवाद जुड़ा है। याद कीजिए 2017 में LED खरीद घोटाला मामला हुआ था और इस दौरान भी विवाद के केंद्र में चौहान नजर आए थे। उस दौरान जो घोटाला किया था उस दौरान 80 रुपए की LED को 972 रुपए में खरीदा गया। जगतपुरा प्रोजेक्ट मामले में चौहान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था, लेकिन अब रिटायरमेंट से पहले चौहान की नौकरी पर बन आई है। सवाल यही है कि नौकरी जाएगी या रिटायरमेंट पहले आ जाएगी। और अब बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के लद्दाख दौरे की। ओम बिरला लद्दाख के दौरे पर हैं। इस दौरान आतंकवाद और विस्तारवाद के खिलाफ स्पीकर ओम बिरला ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवादी और विस्तारवादी नीति के खिलाफ है और दोनों का ही पुरजोर तरीके से विरोध करता है। इन 2 शब्दों के बड़े मायने हैं, क्योंकि जब आतंकवादी नीति के खिलाफ भारत बात करता है तो सीधे तौर पर पाकिस्तान को टारगेट किया जाता है और जब कहा जाता है कि विस्तारवादी नीति के खिलाफ भारत है
मतलब टारगेट पर, निशाने पर सीधे तौर पर चीन होता है। यानी कि इन दो शब्दों के जरिए स्पीकर ओम बिरला ने चीन और पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। अब देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, देशों को विस्तारवादी नीति नहीं अपनानी चाहिए ताकि सीमा विवाद ना हो। अफगानिस्तान में बदले हालात से भारत को कोई खतरा नहीं है। यह बयान भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान का कब्जा आया और पाकिस्तान ये सपने पालकर बैठ गया है कि कश्मीर को वो तालिबान के जरिए भारत से अलग कर लेगा, वो एक ऐसा सपना जो कभी पूरा नहीं होगा। और इसीलिए ओम बिरला ने साफ शब्दों में कहा कि अफगानिस्तान में बदले हालात से भारत को कोई खतरा नहीं है। भारत के सैनिक सीमाओं की रक्षा दृढ़ता के साथ करने को कटिबद्ध है। वो आगे कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि लद्दाख की धरती से बुद्ध का शांति का संदेश जाएगा। तो ओम बिरला ने जिस तरीके से यह दौरा किया है, दौरा अपने आप में कई तरीकों से मायने रखता है, क्योंकि वो वहां पर जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, पंचायत राज के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, लोकतंत्र की मजबूती पर बात करेंगे। लद्दाख का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 370 हटने, 35A हटने, उसके बाद ओम बिरला वहां पहुंच रहे हैं। आतंकवाद और विस्तारवाद के खिलाफ वो खुलकर बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत आतंकवादी और विस्तारवादी नीति के खिलाफ है। और पाकिस्तान और चीन को सीधा संदेश दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सब देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, जिस तरीके से हिंदुस्तान में। देशों को विस्तारवादी नीति नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि जब विस्तारवाद की बात आती है तो फिर सीमा पर तनाव बढ़ता है, सीमा पर टकराव बढ़ता है, सैनिकों की जान जाती है। और इसलिए सीमा विवाद ना बने, विस्तारवादी सोच को छोड़ देना चाहिए। अफगानिस्तान में जिस तरीके के हालात बदले हैं, तालिबान ने कब्जा किया है, सवाल भारत को लेकर भी उठ रहे थे कि क्या तालिबान का कब्जा होने से भारत के अंदर आतंकवाद फिर पनपेगा, जम्मू कश्मीर में क्या आतंकी गतिविधियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान कुछ ऐसे ही सपने पालकर बैठा है। ओम बिरला ने साफ कहा कि अफगानिस्तान में बदले हालात से भारत को कोई खतरा नहीं। और खतरा क्यों नहीं? क्योंकि भारत के सैनिक सीमाओं की रक्षा दृढ़ता के साथ करने को कटिबद्ध है। वो इस दौरान बुद्ध को भी याद करते हैं और वो कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि लद्दाख की धरती से बुद्ध का शांति संदेश जाएगा। कहां? पूरी दुनिया के अंदर। वैसे भी भारत शांति का संदेश पूरी दुनिया को वक्त वक्त पर पढ़ाता आया है, लेकिन अब वो दौर नहीं। अब दौर वो भी है कि अगर कहीं से एक गोली चलेगी तो 4 गोलियां इधर से दाग दी जाएंगी। लेकिन फिर भी बुद्ध को भारत अपनाता है, शांति की राह पर आगे चलता है। और अब बात करते हैं ड्रग वाले बड़े साहब की, जिनकी आखिरकार मुराद पूरी हो गई है। बात औषधि नियंत्रक संगठन की डीपीसी से जुड़ी है। चिकित्सा विभाग की हुई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक, अजमेर में हुई बैठक में औषधि नियंत्रक पद का भी प्रस्ताव था। एडीसी रैंक के एक अधिकारी की पदोन्नति का प्रस्ताव था, लेकिन डीपीसी की बैठक में नहीं मिली प्रस्ताव को मंजूरी। यदि बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल जाती तो ड्रग वाले बड़े साहब के अधिकारों पर कैंची चल जाती। ऐसे में बड़े साहब ने भी पावर बरकरार रखने के लिए लगा रखा था एडी चोटी का जोर। अब ठंडे बस्ते में डाले गए प्रस्ताव से कहीं खुशी कहीं गम जैसी तस्वीर सामने आ रही है। बेहतर है एयरपोर्ट मॉक ड्रिल में रिस्पांस टाइम, यानी कि एयरपोर्ट पर जो मॉक ड्रिल की गई उसमें जिस तरीके से क्विक रिस्पांस सामने आया वो काफी बेहतरीन नजर आया। सीआईएसएफ के सुरक्षा जवानों ने 2 आतंकी को अंदर ही मार गिराया। इस दौरान घायल हुए जवानों को रेस्क्यू भी किया गया। टर्मिनल भवन की तलाशी में एक बैग में पाया गया था एक्सप्लोजिव। हालांकि बम निरोधक दस्ते ने इसे आसानी से न्यूट्रलाइज कर दिया, डिफ्यूज कर दिया। सीआईएसएफ के कमांडेंट वाईपी सिंह ने जानकारी दी और कहा कि मॉक ड्रिल में सभी एजेंसियों का रिस्पांस टाइम चेक किया गया। ड्रिल के बाद मीटिंग में सभी बिंदुओं की समीक्षा की गई। करीब 1.25 घंटे की ड्रिल सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और ये ड्रिल वक्त वक्त पर अलग अलग जगहों पर होती रहती है। कभी आप इन ड्रिल को अस्पतालों के अंदर होते देखेंगे। अभी जो ड्रिल हुई है वो एयरपोर्ट पर हुई कि अगर अचानक से कोई आतंकवादी गतिविधि होती है तो
जितने भी सुरक्षा तंत्र है वो कितनी तेजी से रिस्पॉन्स करता है, इसके लिए बाकायदा टाइम को कैलकुलेट किया जाता है कि मॉक ड्रिल के दौरान या एक्चुअल सिचुएशन में रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, क्योंकि जितना क्विक रिस्पॉन्स टाइम होगा उतना ही स्थिति को कंट्रोल करना आसान होता है। जो मॉक ड्रिल की गई थी उसमें एयरपोर्ट के अंदर 2 आतंकियों को माना गया था, एक्सप्लोसिव को माना गया था, अंदर ही दोनों आतंकियों को मार दिया गया। घायल जो जवान हुए उनको रेस्क्यू किया गया। वहीं टर्मिनल भवन की तलाशी में एक बैग के अंदर एक्सप्लोसिव मिला। हालांकि बम निरोधक दस्ते ने इसे आसानी से न्यूट्रलाइज किया, डिफ्यूज किया। इसके बाद सीआईएसएफ के कमांडेंट वाईपी सिंह ने बाकायदा जानकारी दी। हालांकि यह नहीं बताया कि किसका क्विक रिस्पांस कितना था, लेकिन इस तरीके की मॉक ड्रिल में जो एक पूरी रिपोर्ट तैयार होती है उस पर मंथन जरूरी है। मॉक ड्रिल में सभी एजेंसियों का रिस्पांस टाइम चेक किया गया, नोट किया गया। ड्रिल के बाद मीटिंग में सभी बिंदुओं की समीक्षा की गई ताकि मॉक ड्रिल से हटते हुए जब एक्चुअल सिचुएशन अगर आ जाए तो इससे भी बेहतरीन समन्वय और क्विक रिस्पांस नजर आए। करीब 1.25 घंटे की ड्रिल सफलतापूर्वक पूरी हो गई। पहली बार 2 अफसर बनेंगे अतिरिक्त आयुक्त। आबकारी महकमे में चल रही डीपीसी से बनेगा इतिहास। अभी तक आबकारी सेवा के अधिकारी नहीं बन सके अतिरिक्त आयुक्त। हालांकि अतिरिक्त आयुक्त भरतपुर और मुख्यालय में विधि के पद पर आरक्षित हैं। दोनों पदों पर विभागीय सेवा के अतिरिक्त आबकारी आयुक्त लगाए जा सकते हैं। 2 अधिकारी संजय सिंह राठौड़ और जगदीश प्रसाद रंगा कतार में हैं। हालांकि दोनों का सीनियर डीईओ पद पर 5 साल का अनुभव पूरा नहीं है। 4 वर्ष का अनुभव होने पर 1 साल के लिए मांगी गई है छूट। डीओपी ने छूट दी तो आबकारी विभाग में बन जाएगा अपने आप में एक नया रिकॉर्ड, क्योंकि पहली बार 2 अफसर बन जाएंगे अतिरिक्त आयुक्त। वहीं डीपीसी से पहले रिव्यू डीपीसी की मांग की गई है। आबकारी विभाग में कुछ सीनियर अधिकारियों ने उठाई मांग। ऐसे अधिकारी जो पहले दंडित किए गए लेकिन उनकी पनिशमेंट समाप्त होने पर अब उन्होंने मांग उठाई। यदि डीपीसी हुई तो उनकी सीनियरिटी हो जाएगी डाउन। ऐसे में नियमित डीपीसी से पहले उनकी रिव्यू डीपीसी की जाए। सुनवाई ना होने पर न्यायालय से स्टे भी ला सकते हैं ये अधिकारी। वहीं केंद्र सरकार ने नए ड्रोन नियम जारी कर दिए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने जारी किए हैं नियम। शुल्क को नामात्र के स्तर पर घटाया गया है और ड्रोन के आकार से अलग किया गया है। शुल्क के प्रकारों को घटाकर परिचालन नियमों में राहत दी गई है। आवश्यक प्रपत्रों की संख्या को भी घटाकर कम कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं और स्टार्टअप के लिए इसको मददगार साबित किया है, क्योंकि अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें ड्रोन का सहारा लिया जाता है। फिर चाहे डॉक्यूमेंट्री क्रिएट करना हो, यूट्यूब पे वीडियो बनाना हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यूज कर रहे हैं, किसी स्टेट का या जिले का या इलाके का नक्शा बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी जगह ऐसी है जहां ड्रोन को लेकर सख्त नियम है, यानी कि ड्रोन उड़ाने पर ही पाबंदी है। जैसे आप छावनी इलाके में जाएंगे तो ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी होगी। आप सिविल लाइंस में जाएंगे, ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी होगी। आप दिल्ली में लोकसभा या संसद के आसपास जाएंगे या राज्यों की विधानसभाओं के आसपास होंगे, सचिवालयों के आसपास होंगे, वहां ड्रोन उड़ाने की पाबंदी होती है। लेकिन अब नागर विमानन मंत्रालय ने नए नियम जारी किए हैं। शुल्क को नामात्र के स्तर पर घटाया गया है, ड्रोन के आकार से अलग किया गया है। शुल्क के प्रकारों को घटाकर परिचालन नियमों में राहत दी गई है। आवश्यक प्रपत्रों की संख्या को भी कम कर दिया गया, यानी कि जो जरूरी दस्तावेज चाहिए होते हैं उनको भी कम कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं और स्टार्टअप के लिए इसको मददगार बताया है। रणधीर सिंह भिंडर की वसुंधरा राजे से मुलाकात, साथ में मौजूद रही उनकी धर्मपत्नी दीपेंद्र भिंडर। दिल्ली आवास पर की वसुंधरा राजे से मंत्रणा। हालांकि भिंडर ने मुलाकात को लेकर बयान दिया और कहा कि राजे से हुई शिष्टाचार मुलाकात। निहारिका राजे की कुशलक्षेम भी पूछी भिंडर दंपत्ति ने। सियासी गलियारों में वल्लभनगर के चुनाव से भी जोड़ी जा रही मुलाकात। इससे पूर्व रणधीर सिंह की कई बार बीजेपी में वापसी की चर्चाएं चली हैं। फिलहाल अपनी स्वयं की पार्टी जनता सेना के प्रमुख है रणधीर सिंह।
हालांकि गुलाबचंद कटारिया के प्रतिद्वंदी माने जाते हैं रणधीर सिंह, और रणधीर सिंह और कटारिया में अक्सर वाक युद्ध चलता है, यानी कि जुबानी हमला चलता है। 2013 में बीजेपी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़े थे रणधीर सिंह। निर्दलीय जीतकर वसुंधरा राजे को दिया था समर्थन। आगामी दिनों में वल्लभनगर का उपचुनाव भी लड़ेंगे भिंडर। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही बड़ी चुनौती बन सकते हैं। पाकिस्तानी एथलीट के बचाव में आए नीरज चोपड़ा। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए जीता था गोल्ड। अब नीरज ने फाइनल से जुड़ी एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दरअसल फाइनल शुरू होने से पहले नीरज को नहीं मिला अपना जैवलिन। ऐसे में ढूंढने पर पाक थ्रोवर के हाथों में दिखा नीरज का जैवलिन। नीरज ने अरशद नदीम से जैवलिन लिया और जल्दबाजी में पहला थ्रो किया। नीरज के इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर अरशद ट्रोल हुए। विवाद बढ़ता देख नीरज ने सोशल मीडिया पर बयान दिया और कहा कि अरशद नदीम ने नहीं तोड़ा कोई नियम, उन्होंने जो कुछ किया नियम के दायरे में रहकर किया। बुलेट ट्रेन को लेकर बड़ी खबर है। दिल्ली से अहमदाबाद तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। प्रदेश के 74% हिस्से से और 7 जिलों से गुजरेगी ट्रेन। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। दिल्ली से अहमदाबाद का 950 किलोमीटर का सफर महज 3 घंटे में पूरा होगा। यानी जितने वक्त में जयपुर से आप दिल्ली नहीं पहुंच पाते हैं, उतने वक्त में दिल्ली से अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। राजस्थान के कौन कौन से हिस्से हैं जहां से बुलेट ट्रेन गुजरेगी? बहरोड, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, यहां स्टेशन होंगे। प्रोजेक्ट के लिए केंद्र की हरी झंडी मिल चुकी है। अगले साल ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो जाएगा। 5 से 6 साल में ट्रेन पटरी पर दौड़ती नजर आने लगेगी। राजस्थान कैडर के आईपीएस पंकज कुमार बने बीएसएफ के डीजी। अभी विशेष महानिदेशक बीएसएफ है पंकज कुमार सिंह। 31 दिसंबर 2022 तक की नियुक्ति है। भारत सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। 31 अगस्त के बाद से मानी जाएगी नियुक्ति। राजस्थान कैडर के 1986 बैच के आईपीएस हैं पंकज कुमार सिंह। प्रशासन शहरों के संग अभियान के पहले दिन बड़ी तैयारी। 1 लाख पट्टे जारी करने की बड़ी तैयारी की गई है। सरकार ने पहले दिन पट्टे बांटने के लक्ष्य तय किए। अभियान के पहले दिन 2 अक्टूबर के लिए संभागवार लक्ष्य तय किए गए हैं। अगर बात जयपुर संभाग की जाए तो जयपुर संभाग के निकाय 20,000, जबकि कोटा संभाग की निकाय 15,000, उदयपुर संभाग के निकाय 15,000, जोधपुर संभाग के निकाय 15,000 पट्टे बांटेंगे। इसके अलावा अजमेर संभाग के निकाय 15,000, बीकानेर संभाग के निकाय 10,000 पट्टे बांधेंगे। भरतपुर संभाग के निकाय 10,000 पट्टे बांटेंगे। कार्य योजना तैयार करने की क्षेत्रीय उपनिदेशकों को जिम्मेदारी दी गई है। पैसों का फ्री हेलमेट, यानी कि आपको कहा जाएगा फ्री है, लेकिन आपकी जेब से पैसा वसूल लिया जाएगा। परिवहन विभाग ने हेलमेट फ्री देने का आदेश दिया था, लेकिन दुपहिया वाहन कंपनियों ने इसका तोड़ निकाल लिया है। दरअसल परिवहन विभाग ने वाहन कंपनियों को कहा था कि दुपहिया वाहन के साथ हेलमेट आपको फ्री देना पड़ेगा, लेकिन दुपहिया वाहन कंपनियों ने इसका तोड़ निकाल लिया और कंपनियों ने वाहन के दाम ही बढ़ा दिए हैं। वाहनों के दाम में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी और हेलमेट फ्री में दे दिया। यानी कि एक अंदाजा लगाइए जरा कि जो 75,000 में आपको दुपहिया वाहन मिलता था, अब वो आपको 76,000 रुपए में मिल रहा है और कहा यह जा रहा है कि हेलमेट आपको फ्री में दिया जा रहा है। वहीं परिवहन निगम अब राजस्थान स्टेट रोडवेज हो गया। 57 साल बाद राजस्थान पथ परिवहन होगा राजस्थान स्टेट रोडवेज। 1964 से पहले तक प्रदेश की पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहा स्टेट रोडवेज विभाग के अधीन। 1 अक्टूबर 1964 से स्टेट रोडवेज से छीना था विभाग का दर्जा। इसके बाद इसे शामिल कर दिया गया था बोर्ड की श्रेणी में। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने विभाग बनाने के लिए सैद्धांतिक अनुमति दे दी है। विभाग बनने से मिलेगी यात्रियों को सुविधाएं, कर्मचारियों को वेतन।
वर्तमान में रोडवेज का घाटा है करीब 5,000 करोड़ रुपए। प्रदेश में 1 सितंबर से खुलेंगे स्कूल। 9वीं से 12वीं तक के लिए सरकारी निजी स्कूल खुलेंगी। शिक्षा विभाग ने स्कूल खोलने के लिए एसओपी जारी कर दी है। 9वीं से 11वीं के छात्र सुबह 7:30 बजे से आएंगे स्कूल, जबकि 10वीं और 12वीं के छात्रों को सुबह 8 बजे बुलाया गया। मानसिक स्वास्थ्य के लिए कक्षा में कराई जा सकती कुछ योग क्रियाएं भी। हालांकि प्रार्थना सभा, सामूहिक खेल आयोजनों पर पूरे तरीके से रोक रहेगी। विद्यार्थियों की उपस्थिति नहीं रहेगी बाध्यकारी। हालांकि अभिभावकों की स्वीकृति के बाद ही बच्चे स्कूल आ पाएंगे। ऑडिट के डर से अब हटेगी प्रीपेड मीटर से धूल। बिजली कंपनियों में प्रीपेड मीटर की खरीद से जुड़ी बड़ी खबर। पिछली सरकार के कार्यकाल में खरीदे गए थे काफी तादाद में प्रीपेड मीटर। जलदाय समेत सभी सरकारी दफ्तरों में लगाए जाने थे ये प्रीपेड मीटर, लेकिन कुछ ही दिनों में राजनीतिक दबाव में यह काम रुक गया। तब से लेकर अभी तक तीनों डिस्कॉम के स्टॉक में पड़े हुए हैं ये प्रीपेड मीटर। विभिन्न स्टोर्स में पड़े प्रीपेड मीटर्स को लेकर ऑडिट पैरा बनने का संकट है। ऐसे में राजस्थान डिस्कॉम प्रशासन ने निकाला एक और नया रास्ता। अस्थायी श्रेणी में जारी होने वाले नए कनेक्शनों में अनिवार्य किए जाएंगे प्रीपेड मीटर, ताकि एक तरफ आए एडवांस पेमेंट, साथ ही प्रीपेड मीटर की उपयोगिता भी सिद्ध हो सके। सेना क्षेत्र से सटे इलाकों में भवन निर्माण का बढ़ेगा दायरा। 4 साल पहले सरकार ने बदला था फैसला। निर्माण के लिए एनओसी की बंदिशें खत्म करने की तैयारी की गई थी। इस दायरे को घटाकर किया गया था महज 100 मीटर। 100 से 500 मीटर ऊंचाई तक बिना एनओसी निर्माण की छूट देना प्रस्तावित, लेकिन इस ऊंचाई के बाद सेना से लेनी होगी एनओसी। जेडीए ने नगरीय विकास विभाग को भेजा है प्रस्ताव और इस संबंध में सेना और रक्षा मंत्रालय से मंथन के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।